सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंटरनेशनल हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर एक जगह पे जंग हो रही है, उसको रुकवाया जाता है तो दूसरी जगह जंग शुरू हो जाती है। अब जो मुसलमान ममालिक है, आपको कल हमने बताया था, जो सऊदी अरब ने बमबारी की यमन में, उसके नतीजे में वहाँ पे ठीक ठाक हालात अचानक ख़राब हो गए। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। ताज़ा सूरत हाल क्या है सर? अब साहब इसकी एक गहराई की बात मैं आपको बताऊं कि यूएई, कतर, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा आप कहें कि जाने पहचाने ममालिक हैं। सऊदिया चूंकि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदिया मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की वजह से भी एक एक जानी पहचानी एक एक मुल्क है। तो उसको ये मैं आपको बताऊं कि अंदर से इनके अंदर एक चीज चल रही है। ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं, इनके पास पैसा भी ज्यादा आ रहा है, दुनिया उधर जा रही है, हमें को पूछता है। इनकी एयरलाइंस पूरी दुनिया को टच कर रही हैं। आपको पता है कि यूएई की एयरलाइन जो इमारात है, इमारट्स और इसकी जो कतर एयरलाइन है, पूरी दुनिया में जा रही है, पैसा कमा रही है। सऊदिया ने ये किया कि कुछ महीने पहले एक नई एयरलाइन, जद्दा एयरलाइन शुरू की और उसको $1 बिलियन उस बंदे को, सीईओ को, जो अंग्रेज है, उसको दिए कि तुम किसी तरीके से जितने जहाज चाहिए, जो चाहिए, इन दोनों का जो दुनिया में असर सूख है उसको खत्म करो। ये वो चीज है जो एक सीईओ जो है, वो मिस्टर टोनी उसका नाम है, उसने ये लाइव बताया कि मुझे बताया गया है कि हम लोगों ने जद्दा एयरलाइन सबसे बड़ी एयरलाइन बनानी दुनिया की। अब देखें, ये दो ममालिक जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनको खत्म करने के लिए सऊदिया ने ये कदम उठाया। अभी इंटरनली इनके अंदर एक जंग शुरू हुई कि ये क्या हो रहा है भाई। तो फिर ये होती जो है, ये होसी है, ये जो इनका नाम है, ये यमन शुरू ही से आपको पता है मुबारक साहब की ये जंग का एक आप कहें कि जंग वाला एरिया रहा है। नॉर्थ साउथ, मशरक मगरब, ये वहां पे जंग हो रही है। एक ऐसा हिस्सा जिसमें ज्यादातर शियों का दूर का एक सेक्ट है, होती जो है ये होसी है, वहां उनकी मेजॉरिटी है और वो ईरान उनको सपोर्ट करता है। अभी थोड़ा ईरान ठंडा हुआ है, क्योंकि हालात ऐसे हुए दुनिया में, तो ईरान ने शायद उनको सपोर्ट वो नहीं दी जो पहले दे रहे थे। लेकिन उनके पास इतना असला है कि आप हैरान होंगे। एक दफा उन्होंने परेड की और मैं देख रहा था लाइव टीवी पे। यकीन करें, किसी मुसलमान मुल्क के पास इतना असला नहीं जितना होती है पास असला है। इतने जहाज, मिसाइल, ये वो। तो ये सऊदिया और यूएई के टसल अंदर से, जो मैंने आपसे पहले बात की है, ये चल रही है। सऊदिया कंट्रोल करना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट में, और यूएई वाले जो है वो समझते हैं कि ये बंदा हमारे लिए खतरनाक। ये इनका जो स्टेप है, नई एयरलाइन और पूरी दुनिया को टच करना और सस्ती देना, हमसे भी सस्ता उन्होंने बोला हम देंगे। तो ये इनकी मैसियत या इनकी जो इनकम है, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मुमकिन है कि ये जैसे होता है कि दिवालिया हो जाए दोनों एयरलाइन, कतर एंड यूएई। तब इन्होंने एक हिस्सा, वो हिस्सा, हालांकि ये दोनों पार्टनर हैं, होती के खिलाफ दोनों पार्टनर थे, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। और आपको याद होगा जब ये नवाज शरीफ दूसरी दफा या तीसरी दफा जब आया था, तो होतियों की जंग हो रही थी, सऊदिया को मार रहे थे, रोज मार रहे थे, मिसाइल इनके तेल ग्रुप्स के ऊपर, आगे पीछे। तो इनके पास तो फौज तो बहुत है, लेकिन ये जब लड़ने की टर्न आती है तो फिर दूसरे मुल्कों को कहते हैं मिस्र को तुम मदद करो, पाकिस्तानी तुम मदद करो। उनको $1 बिलियन नवाज शरीफ की झोली में डाल दिए बगैर बताए हुए कि हमने क्यों दिए। और ये तो चोर थे, इन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ा माल आ गया। तो बाद में उन्होंने बोला तुम पाकिस्तानी फौज भेजो होतियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो फिर वहां झगड़ा पड़ा, नहीं हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये मुसलमान वो मुसलमान। तो पैसा इनको मुफ्त मिल गया, खा पी गई है। अभी यूएई वालों ने, एक ग्रुप ऐसा भी है जिसको यूएई वाले सपोर्ट कर रहे थे। उस मुल्क के अंदर दो हुकूमतें ऑलरेडी हैं, जो सऊदिया की एक्सपोर्टेड है, एक होतियों की हुकूमत है। होती स्ट्रांग है अपने एरिया में, वो मारते जिसको चाहते हैं। उन्होंने अदन आपको पता है जबरदस्ती ले लिया था इनसे, यमन से, उस वक्त की हुकूमत से। ये असला यूएई वालों की अप्रूवल से गया था। 2 बहरी जहाज, उन्होंने हर किस्म की गाड़ियां, असला, ये वो, विदाउट ट्रैकिंग सिस्टम, ये उन्होंने होतियों की बंदरगाह पे उतारा। इनको पता लग गया सऊदी वालों को
और इन्होंने इसके ऊपर बमबारी की और जो मारे वो मर गए, जो बचे वो वहां पहुंच गए उनके एरिया में। तो ये यूएई वालों को भी तकलीफ हुई कि हमने तो वो इनको मदद करने के लिए था, वो पकड़ा गया। आपस में अभी इनकी जो मैंने आपको बात की है कि अंदर इनकी गहराई, एक बहुत बड़ी गहराई की जंग है जो अंदर हो रही है। और ये अभी सऊदीया वो कहता है कि तुम अपनी जो फौजी भी कुछ इसके थे सपोर्टर्स वो भी निकालो, वहां जो असर दी है वो भी निकालो, जबकि यूएई वाली खामोश है। सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं वो बोल नहीं रहे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सऊदीया पूरे मिडिल ईस्ट में अपना वो एक थानदारी कायम कर ले और हम इसके नीचे आ जाएं। छोटी छोटी स्टेट्स हैं ये, कतर, बहरीन, ये वो यूएई वाले। तो इसके लिए आपका मुल्क पाकिस्तान, जो कि वैसे ही वो बंदरों की तरह वो कहता है कि मैं तुम्हारे फैसले कराऊंगा, और दोनों तीनों मुल्कों से पैसा खा रहा है, सऊदी से खा रहा है, यूएई से खा रहा है, कतर से खा रहा है, सर मुल्क से खा रहा है। जो जो मिलता है दुनिया में इनको कोई पैसा नहीं देता। दुनिया के तमाम 195 ममालिक में पाकिस्तान को कोई लिफ्ट नहीं देता। 3-4 मुसलमान छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े उनकी झोली में, उनके जाके पाँव पकड़ते, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, अभी जैसे इसी बात में बात कर ले, जब इसका प्रेसिडेंट आया यूएई का, तो वो इस्लामाबाद में उतरा, उसने जाना था रहीम यार खान। तो जनाब आपके पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 इधर जहाज उसको एस्कॉर्ट करके ले गए इस्लामाबाद का पुराना जो एयरपोर्ट है, और वहां से 1 घंटा वो ठहरा, वो चला गया उधर रहीम यार खान में। और आपको पता है कि रास्ते में जो अनाउंसमेंट आपके पायलट कर रहे थे वो लाइव टीवी के ऊपर आया कि आप ब्रदर मुल्क के पाकिस्तान में आ गए, ये आपका दूसरा मुल्क है, हम आपको पूरी हिफाजत देंगे। और एयरफोर्स के 6 जहाज उसकी एस्कॉर्ट कर रहे थे। आप अंदाजा लगाएं, यूएई का प्रेसिडेंट, अमेरिका का हो, अगर आप कहें कि रशिया का हो, चाइना का हो, तो आप कह सकते हैं बड़ी दुनिया के बड़े ममालिकों के बड़े सदर, और उसको एस्कॉर्ट किया। उन्होंने इसको लिफ्ट नहीं दी, वो चुप करके वहां चला गया और वहां से शिकार करने के लिए आया था। शिकार करने में मुबारक, ये भी बात याद करें, वहां शिकार करने में क्या क्या होता है आपको पता है, बहुत आपका इल्म है। वहां क्या क्या होता है, पाकिस्तानी यानी इज्जत लूटी जाती है पाकिस्तानियों की वहां पे। ये लोग जो अरबी आते हैं, तो ये पैसे मांगने के लिए हर वक्त हर जगह उनके जाके वो कहते हैं, घुटने पकड़ते हैं और माफ कर दो पैसे दे दो, माफ कर दो पैसे दे दो। तो उन्होंने इसको लिफ्ट नहीं दी। अभी पाकिस्तान बीच में टपके क्या करेगा, यही करेगा तुमने लड़ाई करो, वो ना करो। लेकिन जो अंदर एक जंग आग जल रही है, मैंने आपको उसका रेफरेंस पहले शुरू में दे दिया है, वो कोई खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि सऊदीया दुनिया में नंबर 1 एयरलाइन जद्दा एयरलाइन शुरू कर रहा है, और उसने $1 ट्रिलियन दे दिए हैं। खर्च करो, इनसे सस्ते से सस्ते टिकट लगाओ और इनके सारे रूट्स के ऊपर कब्जा करो। यही जंग है असल में, और इनकी कोई जंग नहीं है। सर ये बताइए कि जिस तरह अभी इनके दरमियान इतने इख्तलाफात शुरू हो गए, तो कोई ऐसी जंग ना शुरू हो जाए अरब ममालिक में। आपने देखा, ये तो हम कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इराक ईरान जंग इतनी देर रही, दोनों ही मुल्क जो थे मुसलमान थे। तो इससे जो इसराइल के जो मुआहदे हो रहे हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। आप देखें कि मुबारक साहब, इसराइल जो है, इसराइल को ये पता है, ये मैंने पढ़ा है एक आर्टिकल में, और एक अमेरिकन एनालिस्ट ने डिस्कस किया कि जो पाकिस्तान सऊदी अरब में जाके बातें कर रहा है, पॉसिबली वो सऊदियों को एटम बम देने वाला है, वो खरीदने वाले हैं, या इनको खरीदेंगे तभी देंगे, ये पैसा लेंगे। और इसी तरह ये यूएई में और आगे पीछे जो मुआहदे कर रहे हैं, कहते हैं इसराइल को सब पता है ये क्या कर रहे हैं। और फिर आप देखें कि इसराइल अमेरिका को हर चीज बताता है। आप देखें रोज उसका वजीर आजम अमेरिका में खड़ा होता है, डिस्कस करता है हर चीज। पूरा गजा तबाह हो गया, आपके मुसलमान मुल्क नहीं बोले ही नहीं है। यानी उनकी बर्बादी, लाखों दुनिया, बच्चे बूढ़े जवान सब, जमीन खत्म, बिल्डिंगें खत्म, सब कुछ, अस्पताल स्कूल खत्म, ये बोले ही नहीं है मुसलमान, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। बच्चों ने बोला, मैंने पढ़ा लाइव, ये टीवी के ऊपर सुना, बच्चों ने बोला कि हमारी मुसलमानों ने क्यों मदद नहीं की। ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी आया। तो ये पाकिस्तानी जो कर रहे हैं, ये इनके लिए इतना खतरनाक है कि ये इसराइल, अमेरिका और उस तरह के बड़े लोग जो देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है, ये इनके पास एटम बम क्या आ गया है, पूरी दुनिया में एटम बम
जबकि जिनके पास है वो बोलते ही नहीं है। आपने देखा होगा और सुना होगा, इसराइल आज तक नहीं बोला मेरे पास एटम बम है, और कितने वो बताते ही नहीं किसी को, चुप करके खामोश बैठे। बाकी भी चाइना देखें, रशियन देखें, रशियन ने धमकी इसलिए मारी कि उनको खतरा था कहीं 28-30 मुल्क मेरे ऊपर हमला न कर दे। अमेरिका के पास कहते कभी नहीं बोले, नाम ही नहीं लेते। ये पाकिस्तानी के मतलब उल्टे दिन आ गए, ये हर जगह हाथ मार रहे हैं। और ये चूंकि वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जो कि आप कहें कि करप्ट, दुनिया के करप्ट, बेईमान, धोखेबाज और इस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान पे हावी हैं, ये कहीं पाकिस्तान को डुबो ना दे। ये मत सोचें। सर सवाल मेरा ये है कि जो मुआहदे हो रहे थे इसराइल, फलस्तीन, हमास के दरमियान, अगर ये जंग शुरू हो जाती है सऊदी अरब और यूएई की, तो इस पे भी तो असरअंदाज हो गए ना। इनको फिर ज़ाहिर अपनी मुसीबत पड़ जाएगी और ये मतलब जो मामला वहीं का वहीं अटक जाएगा। फिर मवाल साहब, पहले इन्होंने किधर मदद की है मुसलमानों की? आप ये देखें कि जैसे अभी हमने बात की कि 4-3 कितना अरसा जंग रही है, किसी मुसलमान ने तो उनकी मदद नहीं की, ना सऊदिया ने की, ना यूएई ने की, ना मिस्र ने की, ना उर्दन ने की, ना किसी और मुल्क ने की। वो खुद ही बेचारे मार खाते रहे। अमेरिका का क्या रोल होगा सर? अमेरिका का क्या रोल होगा ऐसे मामलात में जहां यूएई और सऊदी अरब आमने सामने आ गए? आप ये देखें कि ये जंग नहीं होने वाली, ये बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में इसको लंबा नहीं करेंगे। सऊदिया ने जो किया है वो कहता है कि हमने यूएई के जो असला वहां जा रहा था और वो हमारे लिए खतरनाक था, हमने उसको तबाह किया। अच्छा, यूएई वाले बोले नहीं है, उसका मतलब उनको ये लगा कि हमारा सामान था इसलिए उन्होंने तबाह किया। और अंदर से एक जंग है कि ये सऊदी हमारे ऊपर शायद एक किस्म की खानदारी कायम करना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट में। हर चीज सऊदिया जो है वो जाके अमेरिका को बताता है कि ये हो रहा है, बचाओ। अभी गजा में जंग अगर बंद हुई है तो इसराइल मारता रहा, कोई बोला नहीं है। असल में ये एक बात हम कर देते हैं अभी, असल में ये होना चाहिए था कि जिन मुसलमान मुल्क ने गजा की मदद नहीं की, वो वहां पे उनकी फौज नहीं जानी चाहिए। इस किस मुंह से वहां जाएंगे? वहां पे उन ममालिक की फौज जाए जो जंग के दौरान जिन्होंने अपने सफीर इसराइल के वापस किए, इसराइल के साथ जंगें की। जैसे साउथ अफ्रीका ने वहां पे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वारंट निकाले कि इसको हम पकड़ेंगे। तो वो मुल्क जो है, जो हकीकत में इस जंग को रुकवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो गैर मुस्लिम ममालिक थे, उनकी फौज वहां जाए तो वो उनकी मदद हो सकती है। लेकिन ये मुसलमान, ये उनके टांगे सिर कान काटने के लिए, पैसा खाने के लिए मुनाफिक पाकिस्तानी या दूसरे लोग सारे जाएंगे वहां पे अपना मुंह दिखाने के लिए, जबकि इन्होंने उस मुल्क को, एक मुल्क है वो एक गजा, उस मुल्क के बच्चों के लिए भी इन्होंने क्या कहते हैं कि घास भी नहीं भेजी थी। इसलिए ये दुनिया सोचती नहीं है ना, लोग अपने पे मफाद में पड़े। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुसलमान ममालिक की हालत देख लें कि आपस में इनके जो मामला शुरू हो गए, और जिस तरह साहब ने बताया वो बेचारे फ़लस्तीनियों का मामला मुझे नहीं लगता हल हो, मज़ीद मुश्किलात अरब ममालिक में पैदा होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ होंगे सरदार साहब जर्मनी से, और आज देखेंगे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जो सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन जो चीज़ें सामने इंटरनेशनल लेवल पे आ रही हैं, सरदार साहब तरक्की किस चीज़ में की जा रही है? कर्जा तो हम ले रहे हैं और अब तो कर्जा भी कोई नहीं दे रहा, और आप क्या समझते हैं किस चीज़ के ये सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं? देखें, कर्जा फिर जब आप हर घर से कर्जा लिया जाए और हर दुकान से लिया जाए, तो एक वक्त ऐसा आता है कि सबको मालूम होता है सबका फलाह मकरूज हो चुका है, तो फिर कर्जे मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अगर मिलते भी है तो फिर वो काफी मुश्किल शराइत पे। आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से IMF जिन शराइत पे कर्जा दे रहा है, जिस तरह का वो जाके अंदर वो वकीलों से भी मिले, वो अदालतों से भी मिले, वो जजी से भी मिले, वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी किए, फिर उन्होंने मुख्तलिफ डिमांड की हैं। और ये इस तरह की ये चीजें थी, इतनी पेचीदा चीजें थी ये कि जो लोग इन मामलों को समझते थे वो उनका वो चीख रहे थे कि इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ये आपके लिए एक मसाइल पैदा करेगी। लेकिन फिर वो उन्होंने हर चीज को करने के बाद, इन्हीं जिसको ये कहते हैं कि दाखिली खुद मुख्तारी जिसको कहते हैं, वहां भी इंटरफेरेंस करने के बाद उन्होंने कर्जे दिए। फिर हमारे यहाँ एक नया बुखार था कि शायद
वो हम कोई डीप पावर बन गए और बड़ी हमें वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी दुनिया के अपने मफादात होते हैं, ममालिक की दोस्तियां नहीं होती हैं, वो मफादात देखते हैं और मफादात के बताओ। मैं छोटी सी मिसाल देता चलूं कि आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ जो है, जो पाकिस्तान के सियासत के मालिक थे, वो अमेरिका के अंदर उनको शुरू में कितनी भीड़ आई थी, लेकिन जब वो बीमार हुए, हुकूमत से फारुग हुए, जब वो कमजोर हुए, तो आपको याद होगा कि उनको एक इंजेक्शन लगवाने के लिए अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिली थी। उनको कहा था दुबई लेटो, वहाँ इंजेक्शन तुम्हें मिलेगा, वो नहीं है। शाह ईरान का देख लें आप, बाकी सबका। तो ये ऐसे ही हुआ करता है। अब हालात जो है, हम इसी प्रोग्राम में आप भी बात करते रहे, हम भी करते रहे, बाकी दीगर दोस्त भी, इरफान साहब भी करते रहे इस पे, कि देखें रीजन के हालात जो है वो तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं। और हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि इलाकाई या रीजनल और जो इंटरनेशनल हालात जो हैं उस पर शायद किसी का नहीं है, अंदाजा नहीं है। तो वो तब्दील होते होते आप देख लें कि अभी आपके यहाँ परसों तरसों एक मिसाल मौजूद है कि दुबई के शाह जो बड़े तगड़े भी हैं और उनका असर रसूख भी है, अरबों में असर रसूख भी है, दुनिया के अंदर असर रसूख भी रखते हैं। वो यहाँ से गए बड़े, वहां पे इस्लामाबाद में बैनर वगैरह लगे हैं, सारा पूरे शहर को सजाया गया है, लेकिन वो एयरपोर्ट से उठ के चले गए हैं। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बयानिया, ना कहीं कोई आशाइया जोरा, ना कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने की बात है। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि हमने दफाई माहिर से किए थे, दूसरे को लारा लगाया हुआ था, तीसरे के साथ में मामला थे। तो आज के दौर में डिजिटल दौर है, दुनिया की कोई चीज ऐसी छुपती नहीं है। फिर बादशाह हैं, वो इतने बाशूर भी हैं, इतने अक्लमंद भी हैं, उनको समझ भी है। लेकिन दूसरी तरफ देख लें कि उनकी जो कमजोरी की देख लें आप, कि अभी जब ट्रम्प साहब गए थे, दुनिया में बादशाहों का इस्तकबाल होता है, बड़े बड़े बावकार तरीके से होता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कमजोर शो करके बचिया सरोड़ों पे खड़ी करके जिस तरह उन्होंने किया था, तो ये उनकी कमजोरी की आखिरी निशानी थी। कि इसके बाद जो जिन लोगों को इन हालात का अंदाजा था, वो बता रहे थे कि ये इनकी आखिरी वक्त है। आप देख लें कि रात को उसने सऊदी अरब ने उस पर हमला कर दिया, यमन पे हमला कर दिया है, उसने दुबई को, उसको क्या नाम, अबू धाबी को उसने धमकी दी हुई है। ये सारी चीजें उधर अफगानिस्तान ने जंगबंदी जो है वो आपकी खत्म कर दी है। तीसरा आप देख लें कि चनाब पे दूसरा डैम बनाने जा रहा है, एरिया बनाने जा रहा है। पानी पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि झेलम का पानी बंद हो गया, नीलम का पानी कम हो गया, 5-6 हजार क्यूसेक तक आ गया वो, और चनाब का। तो जबकि हमारे ये धमकियां दी जा रही थी कि वो उसका क्या नाम है, हमने तो अगर पानी रोका गया तो फिर हमारे लिए ये रेड लाइन होगी। तो पता नहीं रेड लाइन भी क्रॉस हो गई है, और जो तरक्की है वो शायद रेड लाइन क्रॉस होना ही तरक्की है। तो ऐसे ही है। अच्छा सर, ये बताइए, थोड़ा सा पाकिस्तान पे बात करते हैं। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का इशू है, क्योंकि आपका तल्लक भी ज़ाहिर है वकालत के शोबे से है, लोग खज्जल खराब हो जाते हैं, अदालतों में मर जाते हैं, उनका प्रॉपर्टी बिक जाती है। लेकिन क्या वजह हुई कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार कदम उठाने का फैसला किया, तो अब जो हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस को प्रॉब्लम शुरू हो गई है, खुद वो फैसले नहीं करते। आपने बात दिलचस्प सवाल किया। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर माफियाज हैं। हम एक मजाक किया करते थे, बात किया करते, जब वकालत करता था मैं बात किया करते थे, एक पार्टी आती है वो किलोमीटर के हिसाब से जमीन बेचती है, दूसरी आती है वो उसके बाद कनाल के हिसाब से बेचती है, तीसरी आती है वो मरले के हिसाब से, और फिर फुट और इंच के हिसाब से भी लोग आते हैं बीच में, और फिर ये सारी जो है कहानी शुरू होती है। तो उसके बाद वहां पे मुख्तलिफ माफियाज हैं जो बैठी हुई हैं। आपने देखा होगा कि एक बड़ी मशहूर बात है कि लाहौर का रेलवे स्टेशन को बेच गया था। अभी ये जो हमारे वजीर है, जो हमारे जिन्होंने वो दरिया दावी किनारे का एरिया बेचा हुआ जहाँ पे सैलाब आया है, आपने देखा कितने दरिया के कंडे जो थे, जिनको कच्चे, उसको क्या कहा जाता, बेले कहा जाता, वो भी बिके हुए हैं। तो इस तरह की चीजें बिकी हुई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि इस पर रोजी रोटी लगी हुई है। एक बंदा खरीदता है, 4 फ्रॉड करते हैं, वो अदालतों में आते हैं, वकीलों की रोजी रोटी लगी होती है, जजों की लगी होती है। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से, मैं एक क्योंकि मैं पेशे से हूँ। हाँ, तो एक दिलचस्प बात यह कि एक दफा हमारे मिलाद का प्रोग्राम था, हमारे जज साहब गए हुए थे वो अपना रिश्वत का प्लाट देखने। तो प्लाट हाई कोर्ट के जज प्लाट देख के वापस आए, तो वो आके बैठे, उसकी सदारत कर रहे थे मिलाद के प्रोग्राम की। तो वहां पे वो जूम के तो वो उसको कह रहे थे नाथ खवा को कि ये फिक्रा दोबारा पढ़ो। अब मुझे एग्जैक्टली पता था कि राजा ये प्लाट देखने गए हुए थे रिश्वत का। जब इस तरह की रोजी रोटी आपकी सबकी हो, तो फिर वहां अगर कोई बंदा तीसरा आएगा, वो इन सबको, पटवारी माफिया ऐसी है कि पाकिस्तान में पटवारी जो सबसे गरीब पटवारी है ना, पटवारी है सचो, अगर ये दिन को 2-4 लाख रुपए कमाए तो आप सोच लें कि इन्होंने कमाया कुछ नहीं है। इनकी रोजी रोटी लगी हुई है
और खरपत्ती हैं, और ये सारा निजाम चलता था। पटवारी का चलता था, उसके बाद एसएचओ का चलता था, माफिया चलती थी, बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए थे। आपने देखा होगा कि किस तरह के माफियाज, आप उसके सामने की मिसाल आपके सामने मतलब रियाज मौजूद है ना, कि किस तरह आया। फिर इस्लामाबाद के अंदर अभी जिस केस में इन्होंने उसको फैज हमीद को गिरफ्तार किया है, उसका भाई क्या कर रहा था। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह के माफियाज बैठी हुई थी और वो सारी चल रही थी। जब इनको इनकी रोजी रोटी बंद होगी तो फिर वो यकीनन चीखेंगे चिल्लाएंगे, चूंकि अदालतें हैं, वकला है, इन सब की रोजी रोटी थी इससे। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा निजाम होना चाहिए कि ठीक है, कभी भी 100% तो पाकिस्तान में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अगर किसी जगह पे जिन लोगों की खून पसीने, स्पेशली ओवरसीज लोग जो थे, जिनके वहां पे थे, लोग कब्जा करके बैठ जाते थे। दिलचस्प बात मैं बताऊं आपको कि मैं पिंडी क्या तक जानता था कि बहुत सारे लोग, मैं नाम ले सकता हूं उनका, कि उनकी टीमें फिर रही होती थी। और चकवाल के अंदर भी मैंने खुद आंखों से देखा हुआ, टीमें फिर रही होती थी कि वो देखती खाली जगह किसी की है, खाली घर किसी का है, तो वो उस पर कब्जा कैसे करना है। वो एक नाज़रीन की दिलचस्पी की बात होगी कि वो एक खाली जगह है तो वो जाके पहले दरख्वास्त देते थे, देके तो वहां पे पानी का नलका लगवा लेते थे। पानी का नलका लगवाने के बाद वो क्या करते थे, बिजली का वहां चूंकि सारी कागजी कार्रवाई होती थी, फिर वहां जाके वो लगवा देते थे, उसका क्या कहते हैं, बिजली का मीटर लगवा लेते थे। ये चूंकि सारे मिले होते थे। अब जब अदालत में केस जाएगा, उनका नलका भी लगा हुआ है, मोटर भी अमली तौर पे है नहीं है, वो तो किसी जाके अदालत में देखना है, तो वो इस तरह करके कब्जा करते थे। एक और मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि आप वहां पे गए, आपने 4 करोड़ 10 करोड़ का एक प्लाट लिया, खाली लिया, आपने प्लाट लिया, आप कंस्ट्रक्शन करने लगे। कुछ टीमें ऐसे बैठी हुई हैं जिन्होंने बोरियों में हड्डियां डाल के कब्रिस्तानों से निकाल के वहां रखी हुई हैं। आप वो जगह खुदाई करके आपने चले गए, सुबह आए, उन्होंने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा जी हमारे तो आबा जदाद का कब्रिस्तान था यहाँ पे, और ये हड्डियां निकली है वहां से। वो सारे पास से पहुंच गया, अदालत पहुंच गए, और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर लिया। आपने जो 10 करोड़ लगाया, 10 करोड़ तो मैं, आप तो पाकिस्तान में किसी हैसियत कोई नहीं उसकी, लेकिन बाहर आपने जो 10 करोड़ रुपए लगाया है, तो फिर वो माजीर पहुंच जाते थे वहां, जी हमारी कब्र है फलां फलां, तो फिर आप अंदाजा कर लें कि वो 10 करोड़ वाला बेचारा उसका क्या हाल होता था। और इसी तरह काम चलता सारा। तो वहां एक वहां मुनज़्ज़म माफिया से, और बाज इतनी मुनज़्ज़म है कि अक्ल दंग रह जाती है कि ये कौन किस तरह काम करती है और कैसे काम करती है। और उसमें अभी ये जो पकड़े गए ये लबैक वाले, इनके बारे में मशहूर था कि ये मुस्लिम मसाजिद पे, मुस्लिम कब्रिस्तानों पे, मुस्लिम जगहों पे इनकी टीमें बनी हुई थी जो कब्जा ग्रुप थी। आपको याद होगा इनके एक अमीनी साहब हैं जो उसके मशहूर इनके हैं, वो पेशावर के साइड के, तो वो सुना था कि उन्होंने 44 करोड़ 34 करोड़ का उन्होंने डीएचए के साथ उन्होंने मिलकर किया हो। तो सारे मिलते हैं, याद रखें। ये अगर आप कभी कराची जाना नसीब हो आपको, तो आप कराची से लेकर नूरियाबाद देखें, दोनों सड़कों दो साइड पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये पूरे पाकिस्तान की कहानी ऐसे ही है। ये जिला में देख ले, सिटी जो बना है, वो हाउसिंग सोसाइटी बनी है, वो कैसे हुई थी, वो राठिया वाली फैक्ट्री को आग कैसे लगी थी, ये सारी चीजें अगर आप जब देखेंगे तो ये सारी लैंड माफिया बैठी हुई है। नहीं, लेकिन ये सवाल मुख्तसर जवाब दीजिएगा, चीफ जस्टिस साहबा को इससे क्या प्रॉब्लम हुई? उनको क्या, उनके अपने कोई ऐसे उसमें मफादात है जिसकी वजह से बिल्कुल होगा, उनका अपने मफादात होंगे। मैंने कहा कि वकला जो है वो उनकी रोजी रोटी लगी हुई है, जजेस की रोजी लगी हुई है। तो जब इतना बड़ा काम उनके पास से था, तो वो निकल के वो चला जाएगा, एक अलग तरह की अदालत बन जाएगी, वहां चला जाएगा, तो फिर वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, क्योंकि यहाँ इनकी रोजी रोटी। कत्ल तो कभी कभार होता है, चोरी डाका कभी कभार होता है, मंशिया तो कभी कभार होता है, उसमें तो नहीं एक बंदा होता है। यहाँ चूंकि मैंने कहा कि यहाँ चूंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी, और कनालों के हिसाब से, फिर उसके क्या कहते हैं, मरलों के हिसाब से, तो फिर वो सबकी रोजी रोटी सालों तक लगी रहती थी। एक बंदा आया, उसे केस किया, तो वो जमीन से 100 गुना उसके पैसे लग जाते थे। खाते कौन थे? वही खाते थे सारे, और सबकी रोजी रोटी लगी हुई थी। अच्छा ऐसा ही है सारा। सर ये बताइए, आप देख रहे हैं कि अरब ममालिक इस वक्त जब पूरी दुनिया के हालात पहले ठीक नहीं जा रहे, तो ये आपस में कोई जंग में तेजी आ जाएगी, कोई हालात इनके आपस के मजीद खराब हो जाएंगे? आप देखें जिस तरह की ईरान को एंगेज किया जा रहा है, ईरान के बारे में बयानात आ रहे हैं, और उसके बाद तो वहां पे चूंकि पहले भी जो जंगबंदी हुई थी या जिस तरह के हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को खदशात थे कि ये किया क्या है। आमीन ने इस प्रोग्राम में कहा था कि लगता ये है कि ये सारे टेस्ट हुए हैं, ट्रायल हुए हैं कि क्या कैसे हो सकता है। अब अमली तौर पे जो है वो अब बाकी काम बाद में होंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अरब जो है, अरब चूंकि 70s के बाद, तो ये तो मुकम्मल तौर पे अमेरिका की गिरफ्त में जा चुके हैं, ये कठपुतली बन चुकी हैं, उसी इशारे में नाचते हैं, उन्हीं से असला लिया जाता है, उन्हीं के सारा खेल खेला जाता है, उन्हीं के मंशा के सबके साथ किया जाता है। और
इनको अब ये लगता तो ऐसी है कि उलझते जाएंगे, ये उलझाओ। पहले भी इनके दरमियान कतर का सऊदी अरब के दरमियान आया, यमन का आया, उसके बाद मिस्र में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ। एक हदीस बड़ी मशहूर हदीस है कि जब शाम के अंदर जब इस तरह के आएंगे तो फिर सारे रगड़े जाएंगे। तो जब शाम के अंदर हो रहा था, फिर आपको पता है कि मखसूस तबका बड़ी खुशी मना रहा था जब असद वहां से भाग के गया था। तो ये कहा गया, हदीस मार्का में कहा गया है कि शाम की तबाही जो है वो इन सब की तबाही का मौजू बनेगा। और लगता ही है कि अब तेजी से उसी तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो दुबई वाले गए थे, वहां से चले वापस चले के सुना है कि वो जो पैसे से उन्होंने दिए थे वो कर्ज वापस मांग रहे हैं। मीडिया खबरें ही हैं। बहरहाल ये है कि हालात ठीक नहीं है। और प्रैक्टिस सबकी प्रैक्टिस थी, दुबई इनकी अरब एमिरेट्स जो हैं इनकी अपनी प्रैक्टिस थी, वो सूडान में हो, वो यमन में हो, वो किसी और जगह पे हो, सऊदी अरब की अपनी प्रैक्टिस थी। ये चूंकि पहले बाहर लड़ाई लड़ते रहे मुख्तलिफ ग्रुपों से। मुझे बताया पाकिस्तान की कराची की तबाही में हाथ किसका है? कराची को तबाह किसने किया है? कराची में तो अरबों में तो क्रिकेट किसी नहीं होता है, लेकिन वहाँ उसका बड़े मैच भी होते हैं, सब कुछ हो रहा है। और 70 के बाद से जब अरब उठने शुरू हो गए तो पाकिस्तान तबाह होना शुरू हो गया। ये मुख्तलिफ प्रैक्टिस थी, वो प्रैक्टिस करते 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 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लड़ते रहते। अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि खुद एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। कमजोर है, इनको असला भी कोई देगा, गोला बारूद भी कोई देगा, मशरा भी कोई देगा, थपकी भी कोई देगा, और लड़ते रहेंगे। कब तक लड़ेंगे ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन इतनी बात ये है कि ये कमजोर से कमजोर तर हैं भी। अभी मैंने पहले एपिसोड में कहा जिस तरह ट्रम्प का इस्तकबाल किया था, उसमें इन्होंने अपनी कमजोरी की, अपनी नातवानी की, अपनी जो है वो हर हद क्रॉस की थी। अब लगता ये है कि ये वो जो उन्होंने बताया कमजोरी बताई थी उसका अमली मुजाहरा करने का वक्त आ गया इनका। सर मुख्तसर जवाब दीजिएगा, सवाल 2-3 है, टाइम कम है। ये इमरान खान के ऊपर जरदारी डाल रहा है कि वो 3-3.5 साल में दुनिया से अलहदा कर गया हमें। इमरान खान क्या इनको अलहदा कर गया? देखिए, जो ये हुकूमत जो बनी थी इसको आप नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं। और बहुत जल्दी आपको इस हुकूमत को बनाने के, इमरान को हटाने में इमरान का नाकद रहा हूँ, लेकिन इमरान का हटाने के इनको बनाने के मकासद जो थे वो अनकरीब समझ आने शुरू हो जाएंगे। और जरदारी साहब के इस तरह बयान थे, या जो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है जिस तरह का वो उनका मुद्दफराना और फकराना जो उनका अंदाज़ है गुफ्तगू है, और जिस तरह की दौड़ भाग है उनका, एक पाँव दुबई में कतर में होता है, दूसरा उनका अजरबैजान में होता है, तीसरा उनका तुर्की में होता है, ये सारी चीजें। लेकिन ये कठपुतलियां जो है वो इस तरह भागती हैं लेकिन जल्दी थक भी जाती हैं। तो ये इमरान वाला मामला नहीं, इनको जो लाने वाला था और इनको जो इकट्ठे करने वाला था, ये जिस दिन बैठ के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत संभाली थी, इनके चेहरे लटके हुए चेहरे और इनके सारी कहानियां वो बहुत जल्दी अब तो इमरान के साथ पानी पहुंच चुका है। इमरान की बात जरदारी साहब अपने आप को जिंदा रखने की कर रहे हैं, करते रहे उनको। लेकिन इनकी जो ये नेशनल गवर्नमेंट जो बनी हुई है ये बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएगी। और जिस तरह के हालात तेजी बदल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इनके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये उस हालात का ये उसको समझ सकें और बर वक्त को इक़दाम कर सकें। सर एक जो बहुत अहम सवाल इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान में है वो ये मुल्ला आज़म है। क्या समझते हैं ये मुल्ला को कंट्रोल कर लेंगे? उनके अंदर दरारें तो डाल दी लेकिन कहाँ तक कंट्रोल कर पाएंगे? देखें, अगर आपके नीयत साफ हो तो ये मौलवी बहुत कमजोर है। नीयत साफ हो, एक चीफ ऑफ स्टाफ बयान दे दे तो ये बिल्कुल जमीन के साथ लग जाते हैं। लेकिन चूंकि वहां की 70 साल की तारीख ये बता रही है कि आप इनको दबाते हैं, दबाने के बाद इनको मोड़ करके किसी और मकसद के लिए ले जाते हैं, और लगता यही है कि इनको थोड़ा सा दबाया जाएगा और कुछ मकासद हासिल किए जाए। बाकी इनका चूंकि उनके पास वोट भी है, उनके पास स्ट्रीट पावर भी है, उनको जिंदा रखना, दुनिया को दिखाना, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल को बड़ा फर्क पड़ेगा जब ये उनको चैलेंज करेंगे, उसको एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे, या जिन्होंने इनको बनाया हुआ है, जिनको पीछे खड़े हैं, तब तक इनको जूते पड़ेंगे। लेकिन सब ये पुरानी जगह पे वापस आ जाएंगे, फिर इनको गले लगा लिया जाएगा। लगता नहीं ऐसा कि ये कोई सिंसियर जो है ये कि सीरियस कोई प्रॉब्लम इनको लिए कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं लग रहा है ऐसा। सर तहरीके लबैक के जो हालात हैं वो आपको पता है, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर झूठे केस तौहीन मजहब के डाले हुए हैं। उनके वालिदैन मीडिया पे आते हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़ी औरतें हैं, वो बेचारी बड़ी तकलीफ का इज़हार करते हैं। क्या देखते हैं जब पता भी है कि ये झूठे केस है तो क्यों नहीं ये अदालतें जो है मानते तो कम से कम ले सकती हैं ना? देखिए, अभी एक प्रोग्राम किया वो अली मिर्जा जो इंजीनियर उस पर उन्होंने एक प्रोग्राम बताया उन्होंने कि एक पास्टर है वहां पे अडयाला जेल में, उनको जज ने सजा दी और शाम को जाके जज ने उनको कहा कि मैंने
तुम्हारे खिलाफ केस नहीं बनता था और मैं सर अवामी प्रेशर पे या मौलवियों के प्रेशर पे दे रहा हूँ, ये एक ऐसा बयान है कि जो आपके पूरे सिस्टम को बेनकाब करने वाली बात है। और जजेस कमजोर हैं, जजेस इसी तरह के वो गले में पटेट डाल के मजहबी तंजीमों के वो नाचते आते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, जज बनाने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। चंद बड़े जज बैठते हैं हाईकोर्ट में बैठे, तो वो चंद लोगों की लिस्ट आती है वहां से वो बना के, तो उसके बाद वो बैठा देते हैं उनको। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई तरीकाकार नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई उनका नहीं है। और जिस तरह अभी देखा कि एक जज को 30 साल वो रहा है, उस अदालत में भी रहा, अटॉर्नी रहा है, तो रातों रात उसकी डिग्री जारी निकाल के लिया है, जबकि सारे पहले बैठे हुए सबको पता भी होता है। और इस तरह की उन चीजें हैं। और दूसरी बात, आपने पहले सवाल आपने किया था, अभी लाहौर में कल जो ब्लास्फेमी जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनपे विक्टिम जो है वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। किसने नहीं करने दी है? स्टेट ने नहीं करने दी है ना, ऐसी अदालतों ने करने दी है। इसका मतलब अगर मौलवियों के खिलाफ को होता तो फिर वो तो ये तो लोग तो विक्टिम है, सारी दुनिया को मालूम है। आपको अगर 5400 किलोमीटर दूर बैठ के आपको पता है कि लोग बेगनार, वो लोग चीख चिल्ला रहे हैं। उसमें एक अंधा भी है, वो अली मिर्जा ने कहा है कि जी एक अंधा भी है जिसमें कहा जाता है। और मैं दिलचस्प बात तो ये हमसे भी किस तरह के राब्ते करने की कोशिश की गई थी। कहीं इटली से कोई एक बीबी थी, राब्ता करने की कोशिश की गई थी और वो बहुत सारी बातें थी, चूंकि मैं पाकिस्तान में भी था। तो ये सारी चीजें इस तरह का एक माफिया, जब वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जिस सरदार एजाज साहब की कोर्ट में वो नंबर जब गए हैं, तो वो नंबर 1 जब वो आया तो मुझे पता चला इस नंबर पे तो मुझे कॉल आती रही है और मुझे मैसेज आते रहे, और वो नंबर और रहीम का निकला था जी। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है, ये बड़ा लंबा हो गया। आखिर में बताइए, ये मुबारक सानी केस आप क्या देखते हैं, इसका एंड चंद एक मिनट में? मुबारक सानी केस में एंड तो पहली बात है कि उस पूरे निजाम के ऊपर ऐसी कालक मरी गई है कि शायद जिसको साफ करने के लिए सदियां लगे। और दूसरी बात है, इतनी बड़ी सीवियर सजा, जब बड़ी सजा हो तो वो चूंकि वो अगर अदालतें काम कर रही हो तो हाई कोर्ट में ऐसी सजा जो है वो नहीं ठहरा करती हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। आपको एक मिसाल अगर याद होगी तो वो जो सीपीओ थे, जो जिस बेनजीर कत्ल केस में सीपीओ के आरपीओ, मुझे नाम उनका बोल रहा है, जिन्होंने वो जाए वकूअत हुई थी, उनको बड़ी अदालत सीवियर सजा दी थी और वो सजा जो है वो कहीं उसकी खबर ही कोई नहीं मिली है। तो जज बाज का बहुत बड़ी सजा जो है वो बेसिक वो उस फैसले को कमजोर कर दिया करती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जी सरदार साहब जर्मनी से। असल में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, वो भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है ये भी खुद भी नहीं चाहती कि ये लोग बाहर आएँ। और वो लोग जो तौहीन मज़हब के केस में जेलों में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा जुल्म है, उन्हें बाला फौरी तौर पर रहा करना चाहिए। कम से कम ज़मानतें उनकी लेनी चाहिए। इनको उन वालिदैन पे क्या गुजर रही है। पाकिस्तान का तो वैसे ही आपको पता ही है, जो हालात सामने आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी पाँव पे खड़ा हो सके पाकिस्तान। नाज़रीन, मुसलमानों में नाइतफाकी, जिसकी वजह से आप सोच नहीं सकते, ये दुबई में लोगों ने बहुत बड़ा मिलियन रुपया लगाया हुआ है या डॉलर लगाए हुए हैं, उनका भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे मुश्किल क्या है। क्योंकि अगर ये जंग वगैरह के हालात बन गए तो फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, और कब तक ये चलेगी कोई पता नहीं किसी को भी। मगर फ़िलहाल जो देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे। ये भी हो सकता है बड़ी ताकतें करवा के छोड़ें, और आपको पता ही है कि लड़ाने के लिए काफ़ी मुल्क यहाँ पे बैठे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, हमारे साथ इरफान अहमद खान साहब। बेशुमार लोग जो है जर्मनी में एक इलाका है जनाब, शहर का नाम है केल्सेनकिर्che, और वहाँ पे बैंक में डकैती हुई है। खान साहब, क्या हुआ यहाँ पे, क्या मामला है? बड़ी खलबली मची हुई है। बस यहाँ पर शहर है गेल्सेनकिर्chen जी, ये वेस्टफालिया सूबे का, और वहां पर जो ये वीकेंड, लंबा वीकेंड जो था क्रिसमस का, इसमें 3000 जो स्पार्टा से है, जो सबसे बड़ा बैंक कहलाता है पब्लिक का, जिसमें पैसे का लेन देन अभी तक स्टिल इसी तरह चल रहा है जैसा पहले बैंकों में चलता था पहले जमाने में। तो वहां पर जो लोगों ने जो अपनी अमानतें रखाई हुई होती है, सेफ रखाए हुए होते हैं ना, सेफ, उसमें 3200 सेफ जो है वो उन्होंने चोरी की है, और 30 मिलियन यूरो का कैश गया है लोगों का।
इसके अलावा जो वैल्यूएबल चीजें पड़ी हुई होती हैं वो एस्टिमेट अभी नहीं लगाया, वो पुलिस कह रही कुछ दिन लगेंगे पता करने में। अभी तो लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जिनके वो चोरी हुए थे, चोरी हुए हैं, वो सारे 200 से ऊपर आदमी जो है उसी वक्त पहुंच गया था इस कासे में, और उन्होंने मुजाहरा किया, वो अंदर दाखिल होना चाहते थे लेकिन पुलिस के अंदर नहीं दाखिल होने दिया। तो सबसे कहा कि भाई अपनी जो कुछ आपने वहां रखा हुआ था उनसे इसके अंदर उसकी लिस्ट बना के लेके आए, तो उसके मुताबिक पता लगेगा कि असल नुकसान क्या है। तो बहरहाल ये क्रिसमस की छुट्टियों का कमाल है, तो दिखाया लोगों ने। उन्होंने जो पार्किंग एरिया है जो जहाँ पे गाड़ियां पार्क करते हैं, वहां से उन्होंने एक सुरंग निकाली है जो सीधी वहां गई है, रास्ता बनाया है। और ये रात को सारी रात ये काम करते रहे। बाद लोगों ने उनको देखा भी है, बड़े बड़े थैले लेके जाते हुए लोगों को, लेकिन किसी पे नोटिस नहीं था कि ये चोरी हो रही है इस वक्त। और बहरहाल एक ऑडी जो 6 है वो कैमरे में आई है, तो उन्होंने जो फोर अलार्म है वो भी ऑफ कर दिए थे और ये कैमरे भी वो ऑफ कर दिए थे, और उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई डाली है। लेकिन एक ऑडी जो है वो नोट में आई है कैमरे के, और वो फिर जो है हनोवर में कहते हैं स्टोलन कर ली गई, चोरी कर ली गई है। ये मतलब हनोवर से कहीं चोरी की गई थी और वो गाड़ी की अभी तक जो तक पता लगा वो ये है कि वो हनोवर की गाड़ी थी जिस पर से नंबर प्लेट उन्होंने चेंज की थी। और वो अभी सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चोरी जो है वो क्रिसमस के दिनों में फेस करना पड़ा है जर्मन कौम को या लोगों को। अच्छा खान साहब, मैं भी उस शहर में गया हुआ हूँ, ज्यादा गैर मुल्की है वहाँ पे, मैंने देखे है तुर्की वगैरह बहुत ज्यादा है वहाँ पे, 2-3 दफा मैंने पूरे एरिया में ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है वहाँ पे। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि कैश, ये जो कैश का इस वक्त आपने भी बताया और हमारे पास भी इतला है, ये कैश की जिम्मेदारी बैंक लेता है? वो ये इतराज भी तो करते हैं कि कैश आपने वहां पे क्यों रखा हुआ था जी? देखें, वो हर जो सेफ जो रखा जाता है बैंक के अंदर वो इंश्योर्ड होता है, और वो स्पार का ये कहता है कि वो उसकी जो वैल्यू है, उन्होंने पैसा आपने कितना भी रखा हुआ उसके अंदर, उसकी जो इंश्योरेंस हुई होती है वो 10,000 ये इस तरह के वैल्यू की बनती है, इससे ज्यादा की नहीं बनती। लेकिन पैसा जितना भी वहां रख लें, लेकिन वैल्यू जो है वो जिसकी इंश्योरेंस करवाई जाती है स्पारकासे की तरफ से वो 10,000 की है। तो जिनका ज्यादा वो तो फिर गया पैसा उनका। हाँ, जिनका ज्यादा नुकसान हुआ, ये मजा तो यही नजर आता है इसका हल क्या निकालती है हुकूमत को मदद करती है क्या है। और ये आमतौर पे लोगों ने पैसा छुपाया हुआ होता है, वही पैसा वहां रखा जाता है जो टैक्स वगैरह से बचा के रखना हो, जो नोटिस में ना आए या बंदा अकाउंट में ना रख सकता हो। आमतौर पे जो हमारे टैक्सी वाले हैं वो भी काम करते हैं कि बहुत ज्यादा अपने अकाउंट में नहीं शो कर सकते, तो फिर ऐसे सेफ लेके बैंकों में तो वहां रखते हैं पैसे। खान साहब, ये अलार्म नहीं लगा, लोगों ने देखा, कैमरे सब कुछ, ये मुकम्मल सिस्टम को इतनी आसानी से फेल कर दिया। इतना बड़ा बैंक बताया जा रहा है वो स्पारका से। मारक साहब, बात यह है कि इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई हुई है कि क्राइम भी उसी तरह, मतलब जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी उससे फायदा उठा रहे हैं, और आप मतलब उस तरह बच नहीं सकते जिस तरह हम भी कहेंगे हम, क्योंकि हर चीज अलार्म वगैरह लग गए हैं और कैमरे लग गए हैं, तो अब क्राइम वो जिन को क्राइम करना होता है वो भी उससे ज्यादा वो होते हैं। ये भी इन्हें तब पता लगा है जब दिन की लाइट चली है, तो कोई एक फोया अलार्म जो था वो बोला है साइड का, तो तब उनको ये पता लगा है कि भाई हाँ, मतलब शोर पड़ा कि हाँ जी कुछ हो गया है। उस फोया अलार्म की वजह से भागी है, फोया अलार्म वाले पहुंचे तो पता लगा यहाँ तो गेम हो गई हुई है। क्राइम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया। अभी मैं हैम्बर्ग से आ रहा था, तो जहाँ हम पूरी फैमिली से 3 बंदे, तो हम एक रेस्ट हाउस के ऊपर हमने वो खाना खाने के लिए रुके हैं, तो वहां पे क्या मतलब गाड़ी हम लॉक कर रहे थे तो गाड़ी लॉक नहीं हो रही थी।
और वो फिर हम देखा तो साइड पे एक बंदा खड़ा हुआ था और उसके हाथ में कोई चीज ऐसी जिससे वो गाड़ियां लॉक नहीं करने दे रहा था, और उसी टांग ठेले पे रात को चोरी हुई है और वो पर्स निकाल के ले गया बंदा। नहीं तो आपको पता चल गया कि ये गाड़ी नहीं लॉक करने दे रहा, तो समझ आ गई बच्चों को या आपको किसी को? नहीं, हमने उसका नोटिस लिया कि भाई ये बंदा जो है इसके हाथ में कुछ है और हमारी गाड़ियां लॉक नहीं हो रही। अच्छा एक जी। साथ ही हमने पार्क की थी। ये हैम्बर्ग में मेरा आप समझो दोस्त है। आपको गाड़ी लॉक करना वो मुश्किल काम था, आप बटन दबाते गाड़ी लॉक हो जाती है, लेकिन उसमें गाड़ी लॉक नहीं हो रही थी। अच्छा, मेरा दोस्त है यहाँ पे, तो वो 2-3 हफ्ते पहले गाड़ी में उसकी पैसे पड़े हुए थे 1500 यूरो ना, तो उसने गाड़ी लॉक की और गाड़ी लॉक ही नहीं हुई और वो बेचारे ने देखा नहीं, और जब वापस आया तो वो पैसे गायब थे। जिस तरह आपने बताया ना, उसको उसी तरह वहाँ पे टीका लगा दिया गया और पैसे लेके बंदा गायब हो गया। तो आजकल पैसे पूसे गाड़ियों में भी चीज़ें कीमती नहीं रखनी चाहिए, या जब आप गाड़ी लॉक करें तो उसे चेक करें बगैर तौर पर कि लॉक हुई है कि नहीं, जल्दबाजी ना करें। ये हर जगह पे वारदात डाली जा रही है। हाँ, ये जर्मनी के अंदर जितने भी ट्रांसले हैं, ये जो है रेस्ट हाउस, वो ऑटो वालों में बड़े में वहाँ पे बहुत सारे चोरी के वाकयात होते हैं, वहाँ तो बहुत पता। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि गाड़ियां लॉक नहीं कर सकते। इस किस्म की टेक्नोलॉजी लोगों के चोरों के हाथ में आ गई है, तो वो आपकी गाड़ी को लॉक होने से रोक लेते हैं। हाँ साहब, ये बैंक डकैती जो है इससे पहले बर्लिन में भी हुई, एक शहर है नॉर्ड स्टेट, और इस तरह लोगों की मानते चली जाती हैं और उसके बाद भी इसी तरह के हालात रहते हैं। तो किधर जाएं लोग, क्या करें फिर, आप कहाँ रखें ये सारा कुछ? देखिए, मान लीजिए पूरे अक्सर दराज से मतलब 7.5 से ये 4 लाख के बैंकों के अंदर लोग सेफ वगैरह रखते हैं। अब ये है कि वो भी इससे खतरा बढ़ गया, अभी अनसेफ हो गए हैं कि लोग उसको भी चोरी कर लेते हैं, वरना आमतौर पर तो ये बहुत ही सेफ रास्ता समझा जाता है। और उसमें दाखिल होने के लिए इतने मतलब कोड 3 दफा तो कोड देखने के बाद बंदा उसमें दाखिल होता है उस एरिया के अंदर। लेकिन अब इत्तेफाक की बात है कि देख लें अगलों ने वहां भी निगाह रखी हुई थी और ले रहे सब कुछ। अच्छा, लोग बड़े जमा हो गए उसमें, ज्यादा मुझे गैर मुल्की नजर आ रहे हैं और वो काफी परेशान थे। वहां पे जमा होने से कोई फायदा है? अभी भी पता चल रहा है कि वहां वो पे हादसा इतना बड़ा था कि जाहिर है कि एक तो वो लोग जमा हो गए जिनका नुकसान हुआ है। कुछ जाहिर है कि इतने बड़े वाक्य के ऊपर 7 लोग जब शहर के जमा हो ही जाते हैं, छुट्टियों के दिन थे कि भाई यहाँ क्या हो गया। तो लेकिन ये पुलिस से कहने पे फिर दुनिया वहां से मुंतशिर हो गई थी आराम से ही। पुलिस ने कहा था इतना बड़ा हादसा कि हमें तहकीक करने दो तो यहाँ डिस्टर्बेंस ना पैदा हो, तो एरिया को बंद कर दिया था पुलिस ने। चलें, बहुत शुक्रिया खास ना जी। वो पाकिस्तान, आपने जब हम रहते थे ना पाकिस्तान में, तो कभी बस पे सफ़र करना, वहाँ पे लिखा होता था बस पे अंदर ना, बस के अंदर सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करेगी। अब नुकसान आज के दौर में थोड़ा सा भी हो जाए, जो हालात बने हुए हैं दुनिया के, क्योंकि पैसा कम आ रहा है। और ये मैं बता देता हूँ कि जो लोग वहाँ पे ब्लैक पैसे रखते, जिस तरह अभी खान साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि 10,000 यूरो तक तो चलो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर वाली गेम जो है उसका आपको टीका अगर लग गया, अगर ये लोग ना पकड़ेंगे, और अगर पकड़े भी जाएं तो कभी ये नहीं हुआ कि सारा सामान जो है वो काबू में आ जाए। मुझे याद है कि ऐसे केस भी हमारी नज़र से गुजरे हैं, वो लोग जेल में पहुंच गए, कुछ हिस्सा मिल गया और कुछ का पता नहीं चला कि किधर गया, आज तक उनको पुलिस को नहीं मिला। उन्होंने बड़ी कोशिश भी करते कहीं से भी ये हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो बस ये है कि एहतियात करनी चाहिए। अब घर में रखे तो घर डाकू आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं, वो फिर मारते भी हैं, और फिर जाएं तो जाएं कहाँ। चैनल को बार सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ।